बीए प्रथम वर्ष में आधुनिक काव्य सोपान प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्य पुस्तक है। उसमें आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के अंश संकलित हैं। हम पिछले व्याख्यानों में अयोध्या से उपाध्याय हरिओत के प्रिय प्रवास पर सप्रसंग व्याख्या उनके संकलित अंशों की कर चुके हैं। आज हम मैथिली शरण गुप्त के आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित अंश चित्रकूट में राजसभा, इस पर सप्रसंग व्याख्या एवं मैथिली शरण गुप्त के बारे में और उनके साकेत के बारे में कुछ चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे। 1886 में जन्मे मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रमुख माने जाते हैं। इनकी शुरू की रचनाएं वेश्योपकारक में प्रकाशित हुई, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इनकी रचनाएं सरस्वती में ही प्रकाशित होने लगी। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो मर्यादावादी, आदर्श प्रिय और उपदेश प्रधान अपने रचनाओं को लिखने के कारण इनके ऊपर राष्ट्रवादी एवं चेतनावादी काव्य रचना लिखने का प्रभाव उनके गुरु के कारण पड़ा। इनकी सबसे पहली रचना रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, जिनके कारण इनको सर्वाधिक यश मिला, भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई, जो पूरे उस समय तत्कालीन समय में पराधीन भारत में लोगों में जन जागृति करने के लिए एक आधार बनी थी। ये यशोधरा 1922 में, पंचवटी 1925 में, जनकार 1929 में, साकेत 1931 में, जो आपकी पाठ्यक्रम में है फर्स्ट ईयर के हिंदी आधुनिक काव्य सोपान में, सिद्धराज 1936, द्वापर 1936, नहुष 1940 में लिखी, ये खंड काव्य है इनका, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में, विरहिणी ब्रजांगना 1915, प्लासी का युद्ध 1920, मेघनाथ वध 1927, उमर खयाम की रुबाइयाँ 1931। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका काव्य सृजन बहुत ही व्यापक और विराट रहा है। हमारे पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतनावादी रहा, जो शुरू से अंत तक दिखाई देता है। भारतीय पौराणिक काल और प्राचीन भारत के इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं और चरित्रों को आधार बनाकर इन्होंने 2 तो महाकाव्य लिखे और 19 खंड काव्यों की रचना की। आधुनिक युग में जो लुप्तप्राय प्रबंध काव्य परंपरा का उद्धार भी इन्होंने ही किया, गुप्त जी ने ही किया था। 2 महाकाव्य व 19 खंड काव्यों की रचना करते। युग बदलते रहे, मूल्य बदलते रहे, लेकिन इनका प्रभाव गुप्ता जी पर नहीं पड़ा और ये शुरू से अंत तक राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य रचते रहे। भक्ति काल के बाद इन्होंने राम भक्ति की फिर से स्थापना की और रामचरितमानस के बाद साकेत जैसी प्रबंधात्मक कृति भी हिंदी काव्य को इन्होंने भेंट की। और भारतीय इतिहास व संस्कृति का वास्तव में देखें तो सच्चा गुणगान गुप्त जी ने अपने काव्य भारत भारती में किया। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार भारत भारती, यशोधरा एवं साकेत हैं। भारत भारती में भारत के प्राचीन काल के वैभव का गुणगान, वर्तमान की अव्यवस्थाओं पर दुख एवं भविष्य में उनको सुधारने के लिए भारतीयों को एक साथ खड़े होने की प्रेरणा है। भारत भारती में ही वे लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग में मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारामंडल हैं, बिंदी चंद खगवृंद शेष फन सिंहासन हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार इन पंक्तियों के द्वारा वे अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं, विशेषता बताते हैं, गौरवगान करते हैं। साकेत और पंचवटी में श्री राम की भक्ति भावना के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों की स्थापना है। साकेत में रामकाव्य की उपेक्षित पात्र उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही अद्वितीय है। हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान गुप्त जी बौद्ध, सिख व मुस्लिम धर्मों के प्रति भी उदार रहे। यशोधरा, गुरुकुल तथा करबला इसके प्रमाण हैं।
जयद्रथवध, द्वापर व जय भारत महाभारत काल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने 3 गीति नाट्य भी लिखे, तिलोत्तमा, चंद्रहास एवं अनघ। इन प्रगीत मुक्तक नाट्यों में गुप्त जी की लेखनी प्रबंध कल्पना की अपेक्षा कम ही निपुण रही। सच्चे अर्थ में वे मानवतावादी स्वर को ही अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना के साथ उन्होंने पिरोया। इसी के कारण इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ये राष्ट्र कवि की उपाधि इनको 1963 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रदान की, जो एकदम ठीक है उनके व्यक्तित्व को यदि ध्यान हम मूल्यांकन करें तो। गुप्त जी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा में मूर्धन्य स्थान पर शोभित होने वाले कवि हैं।